A short story from a writer's diary। शुरुआत कुछ सवालों से। क्या इंसान की सबसे बड़ी समस्या अज्ञान है या फिर उसका ज़रूरत से ज़्यादा आत्म जागरूक होना? जब सच हमें खुश रख सकता है तो फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं? क्या एक आदर्श समाज तब भी आदर्श रह सकता है जब उसमें इंसान के अंदर अहंकार प्रवेश कर जाए? क्या खुशी को सच में समझने के लिए सफरिंग से गुजरना जरूरी है? हम उन चीज़ों को आखिर क्यों बर्बाद कर देते हैं जिन्हें पाने के लिए हमने कभी पूरी जान लगा दी थी? क्या एक इंसान का प्रेम सच में दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकता है? और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ रैशनैलिटी और लॉजिक के दम पर हम अपनी जिंदगी को कोई मीनिंग दे सकते हैं? इन सवालों को सुनकर शायद आपको लगे कि हम किसी फिलॉसफी किताब को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। हम आज बात कर रहे हैं फायोडोर दोस्तोयेव्स्की की एक बेहद छोटी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली डीप स्टोरी, द ड्रीम ऑफ अ रेडिकुलस मैन की। और सबसे पहले एक बात क्लियर कर दें, ये नोवेल नहीं है। यह दोस्तोयेव्स्की की एक शॉर्ट स्टोरी है जो उनके प्रसिद्ध वर्क राइटर्स डायरी में 1877 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेंथ छोटी भले है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि इसके आइडियाज छोटे हैं। असल में कई बार कुछ कहानियां इतनी छोटी होती है कि आप उन्हें 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके सवालों से बाहर निकलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। एंड दिस इज द वन ऑफ दोज स्टोरीज। कहानी का प्रोटैगोनिस्ट खुद को कहता है द रेडिकुलस मैन, एक ऐसा आदमी जिसे लगता है कि दुनिया में कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। उसने लाइफ को ऑब्जर्व किया है, सोसाइटी को देखा है, ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की है, और धीरे धीरे उसके अंदर एक डेंजरस कंक्लूजन पैदा होता है। नथिंग मैटर्स। अगर हैप्पीनेस टेम्पररी है और रिलेशनशिप टूट जाते हैं, अगर लोग झूठ बोलते हैं, अगर मोरालिटी भी इंसानों द्वारा बनाई हुई चीज है, अगर अंत में हर इंसान को मरना ही है, तो फिर जीने का क्या मतलब? यही थॉट धीरे धीरे उसके अंदर निहिलिज्म पैदा कर देती है। निहिलिज्म यानी यह विश्वास कि लाइफ का कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। और एक दिन वह डिसाइड करता है कि अब वो सुसाइड करेगा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक छोटी सी घटना होती है जो देखने में बहुत छोटी है। एक छोटी सी बच्ची, एक डेस्परेट रिक्वेस्ट, और एक आदमी जो इनिशियली उसकी मदद करने से मना कर देता है। उसे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस छोटी बच्ची की आवाज उसके पूरे वर्ल्ड व्यू को बदलने वाली है। उस रात वो सो जाता है और फिर उसे एक ड्रीम आता है, लेकिन यह कोई ऑर्डिनरी ड्रीम या सपना नहीं है। वह खुद को एक दूसरी दुनिया में देखता है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अभी करप्ट नहीं हुआ, जहां लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते, जहां जेलेसी नहीं है, जहां ग्रीड नहीं है, जहां कोई दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करता, जहां लव पॉजेसिव नहीं है, जहां लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। बेसिकली यह एक पैराडाइज है। और हमारा रेडिकुलस मैन सोचता है मे बी दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स वी आर एक्चुअली मीन टू लिव। लेकिन फिर कुछ बदलता है, बहुत धीरे। पहले एक छोटा सा झूठ, फिर दूसरा, फिर कंपैरिजन, फिर ईगो, फिर जेलेसी, फिर डिजायर, और देखते ही देखते पैराडाइज बदलने लगता है। और यहाँ राइटर दोस्तोयेव्स्की हमें एक टेरिफाइंग ट्रूथ के सामने खड़ा कर देते हैं। शायद इंसान को दुखी करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी इंसान खुद अपने पैराडाइज का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस परफेक्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई वॉर नहीं हुई, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं आया, कोई मॉन्स्टर नहीं आया। बस ह्यूमन कॉन्शियसनेस ने पूरे पैराडाइज को बदल दिया। और यहीं से कहानी फिलॉसफी से साइकोलॉजी बन जाती है।
क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ह्यूमन बिकम बैड, क्यों? असल सवाल है, जब इंसान को सब कुछ मिल जाए तब भी वो डिससेटिस्फाई क्यों हो जाता है? क्या हमें हैप्पीनेस चाहिए, या हमें हमेशा कुछ ऐसा चाहिए जो हैप्पीनेस से थोड़ा आगे हो? क्या हमें फ्रीडम चाहिए, या फ्रीडम मिलने के बाद हम खुद बाउंड्रीज बनाते हैं? क्या हमें लव चाहिए, या लव मिलने के बाद हम उसे कंट्रोल करने लगते हैं? क्या हमें ट्रूथ चाहिए, या कभी कभी हम अपने ही बनाए हुए लाइज यानी झूठे जाल में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं? दोस्तों, विस्की की यह छोटी सी स्टोरी इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन को खोलती है, और शायद इसलिए द ड्रीम ऑफ अ रेडिकुलस मैन सिर्फ एक आदमी का ड्रीम नहीं है, यह ह्यूमैनिटी का मिरर है, एक ऐसा मिरर जिसमें शायद हमें दुनिया से ज़्यादा खुद की इमेज दिखाई देती है। द रेडिकुलस मैन, जब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जो बाहर से बिल्कुल ऑर्डिनरी है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं। वह खुद को रेडिकुलस मैन कहता है। रेडिकुलस यानी हंसी का पात्र, ऐसा इंसान जिसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह खुद को रेडिकुलस इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो मूर्ख है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई समझ ली है। और उसकी वो सच्चाई क्या है? कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। वो बहुत सोचता है, इतना सोचता है कि इवेंचुअली थिंकिंग इटसेल्फ बिकम हिज प्रिजन। वह लोगों को ऑब्जर्व करता है। लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, फिर रिकंसाइल करते हैं, और फिर वही लड़ाई, फिर वही डिजायर्स, फिर वही डिसअपॉइंटमेंट, और आखिर में मौत। उसे ये पूरी ह्यूमन लाइफ एक मूर्ख की साइकिल जैसी लगने लगती है, और उसके दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है, अगर अंत में सब खत्म होना है तो फिर शुरुआत का मतलब क्या है? अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ सैडनेस नहीं है, यह डिप्रेशन का सिंपल डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, यह उससे भी कहीं ज्यादा फिलॉसफिकल स्थिति है। इसे कहते हैं निहिलिज्म, जब इंसान यह मानने लगे कि एग्जिस्टेंस का कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। और यहीं दोस्तों विस्की की कहानी हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि हम भी कभी कभी ऐसे ही सोच में फंस जाते हैं। शायद हम सुसाइड के बारे में ना सोचें, लेकिन हम कहते हैं इन सब का क्या फायदा, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा? लोग आखिर बदलते ही हैं, जिसे प्यार किया वही धोखा देकर चला गया, इतना अच्छा बनने से क्या फायदा होगा? एंड में तो सबको जाना ही है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम इन थॉट्स के साथ जीते रहते हैं, लेकिन हमारा रेडिकुलस मैन एक स्टेप आगे जा चुका है। उसने डिसाइड कर लिया है आई विल डाई। और यहाँ कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है। उसने सुसाइड करने का डिसीजन इमोशनल इम्पल्स में नहीं लिया है, वो ऑलमोस्ट रैशनल कैलकुलेशन की तरह इसे देखता है। उसके लिए डेथ कोई ड्रामेटिक ट्रेजेडी नहीं है। वो सोचता है अगर लाइफ मीनिंगलेस है तो डेथ से क्या फर्क पड़ता है? और शायद यही चीज सबसे डेंजरस है, क्योंकि जब इंसान इमोशनली टूटता है तो कभी कभी उसे बचाया जा सकता है, लेकिन जब इंसान अपने डिस्ट्रक्शन को लॉजिक से जस्टिफाई करने लगता है तब उसकी सोच खुद उसके खिलाफ एक वेपन बन जाती है। वह एक दिन अपने कमरे में बैठा है, उसके पास एक गन है। उसने डिसाइड कर लिया है कि आज रात वो खुद को गोली मार देगा, लेकिन फिर वो बाहर निकलता है और रास्ते में एक छोटी बच्ची उसके पास आती है। अब सोचिए, एक आदमी जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को मीनिंगलेस डिक्लेयर कर दिया है, एक आदमी जो कह रहा है नथिंग मैटर्स, उसके सामने एक बच्ची आती है और वो बच्ची उसे हेल्प के लिए पुकारती है, मदद के लिए। बच्ची रो रही है, वो डेस्परेटली चाहती है कि ये आदमी, ये रेडिकुलस मैन उसके साथ चले। शायद उसकी माँ बीमार है, वो डरी हुई है, उसे किसी की जरूरत है।
लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट रेडिकुलस मैन वो उसे इग्नोर कर देता है। वो कहता है लीव मी अलोन और आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ स्टेप चलने के बाद कुछ बदलता है। वो बच्ची उसके पीछे आती है, वो उसे पुकारती है, उसकी आवाज़ में डिस्परेशन है और अचानक उस आदमी के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो फिर भी उसकी मदद नहीं करता है। ये रेडिकुलस मैन उसे छोड़कर अपने घर चला जाता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, उस बच्ची की आवाज़ इस रेडिकुलस मैन के दिमाग में अटक गई है। और यहीं दोस्तोयेव्स्की का ब्रिलियंस स्टोरी शुरू होती है। उसने कोई बड़ा फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, उसने बस एक रोती हुई बच्ची को उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया। राइटर ने इस रोती हुई बच्ची को उस आदमी के सामने खड़ा कर दिया और सडनली उसका पूरा फिलॉसफी सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी कह रही थी नथिंग मैटर्स, लेकिन एक इनोसेंट चाइल्ड की सफरिंग ने उसके भीतर से एक दूसरी आवाज निकाली, मे बी समथिंग डज मैटर। अगर सचमुच कुछ भी मैटर नहीं करता तो उस बच्चे की तकलीफ उसे डिस्टर्ब क्यों कर रही है? अगर मोरालिटी सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो उसे गिल्ट क्यों महसूस हो रहा है? अगर ह्यूमन कनेक्शन मीनिंगलेस है तो एक स्ट्रेंजर की आवाज़ उसके मन में इतनी गहराई से क्यों रह गई? और यहीं से कहानी एक नया टर्न लेती है। वो अपने कमरे में लौट आता है, गन अभी उसके पास है, सुसाइड का डिसीजन अभी भी मौजूद है, लेकिन अब उसका माइंड पीसफुल नहीं है। उस बच्ची का चेहरा, उसकी आवाज़, उसकी हेल्पनेस सब उसके भीतर घूम रहा है और वो सोचने लगता है अगर मुझे सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये एक छोटा सा सवाल है, लेकिन इसी सवाल ने उसके निहिलिज्म में पहली दरार डाल दी और फिर वह सो जाता है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्सा, द ड्रीम। एक ऐसा ड्रीम जो पहले उसे उसकी दुनिया से दूर ले जाता है, लेकिन आखिर में उसे उसी दुनिया में वापस भेजता है, एक बिल्कुल अलग इंसान बनाकर। वो ड्रीम देखता है कि वो मर चुका है, लोग उसे दफना चुके हैं, अर्थ पीछे छूट चुका है और वह एक ऐसी दूसरी दुनिया की तरफ जा रहा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ ह्यूमैनिटी अभी करप्ट नहीं हुई है, जहाँ इंसान ने अभी झूठ बोलना नहीं सीखा। और यही वह मोमेंट है जहाँ दोस्तोयेव्स्की का असली फिलोसफिकल एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। क्योंकि अब सवाल है, अगर इंसान को बिल्कुल परफेक्ट वर्ल्ड दे दिया जाए तो क्या इंसान उसे परफेक्ट रहने देगा? यही हम अगले हिस्से में देखेंगे, क्योंकि पैराडाइज तो उसे मिल गया था, लेकिन पैराडाइज को डिस्ट्रॉय करने वाला इंसान भी वो ही था।